बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम रिकेट्स को डिस्कस करेंगे। रिकेट्स क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली इस वीडियो पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिकेट्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, यानी कि हड्डियां जो है उसमें टेढ़ी हो जाती हैं, सॉफ्ट होके। तो आज की इस वीडियो में हम रिकेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली बच्चों में होती है। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी जो काजेज है, इसकी वजूहात हैं इस बीमारी की, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी कौन कौन से बच्चे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर लास्ट में हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम इस बीमारी से बचा सकते हैं अपने बच्चे को। तो बेसिकली अगर सबसे पहले देखा जाए रिकेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो रिकेट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। रिकेट्स इज द सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रेन यूजली बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। यानी कि बेसिकली बच्चों में ये बीमारी होती है और इसमें क्या होता है, हड्डियां बेसिकली सॉफ्ट हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं। और हड्डियां नर्म होने के बाद बेसिकली उनमें कमज़ोरी भी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। और ये यूजुअली बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और अब इसके अगर सिम्टम्स को हम देखें, वैसे सिम्टम्स पे जाने से पहले नॉर्मल वैल्यू अगर बता दूं कि विटामिन डी की क्या होनी चाहिए, वो 20 to 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये नॉर्मल जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 जिसको हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अब अगर सिम्टम्स को इसके हम डिस्कस करें तो मेन सिम्टम्स इसके अगर देखें तो सबसे पहली सिम्टम्स वो जो बच्चे में जाहिर होती है वो बेसिकली डिलेड ग्रोथ है। यानी कि बेसिकली जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो डिले होती है एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों की। यानी कि अगर बाकी बच्चे 6 मंथ में वो थोड़ा बहुत क्रॉलिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो बच्चा होगा जिसमें बेसिकली रिकेट्स की प्रॉब्लम होगा तो वो उसमें डिफिशियंसी क्या आएगी कि वो बेसिकली उसकी जो ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों की डिले होगी और वो क्रॉलिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद जाके करेगा। फिर उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो डिलेड मोटर स्किल, यानी कि बाकी जो मोटर स्किल्स है उसकी बेसिकली उसकी जो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली उसके जहन के साथ अटैच होती हैं, जो उसकी रूटीन के काम होते हैं, स्नैच करना, इस किस्म की एक्टिविटीज खेल कूद की, वो भी क्या होती है, ऐसे बच्चों में डिले होती है। फिर तीसरे नंबर पे जो बड़ी सिम्टम्स है बेसिकली वो जो स्पाइनल एरिया होता है बच्चे का, यानी कि बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें शदीद पेन होता है और बच्चा रिपोर्ट करता है बेसिकली पेन को भी, और पेल्विक एरिया और लेग में भी पेन रिपोर्ट करता है। और चौथे नंबर पे जो मसल्स होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये तो बेसिकली मेन सिम्टम्स थी रिकेट्स की। और फिर उसके बाद स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ अगर हम देखें, यानी कि बेसिकली जो उसके स्केलेटल चेंजेस है वो क्या क्या आती हैं बच्चे में। अब स्केलेटल चेंजेस कौन सी होती हैं, जो हड्डियों का बेसिकली ढांचा होता है जिसके ऊपर हड्डियों के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं और वो मसल्स मूव करते हैं तो हम मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज को देखा जाए तो सबसे पहले बोर्ड लेग और नॉक नी, यानी कि बेसिकली बोर्ड लेग में क्या होता है कि घुटने जो है ऐसे आगे की तरफ निकल जाते हैं। और सेकेंडली जो इसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटीज में आएगा वो थिकेस्ट रिस्ट, और बेसिकली जो कलाई का एरिया, यहाँ पे बोन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और कलाई जो है मोटी होना शुरू हो जाएगी, बेसिकली थिक हो जाएगी कलाई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे बेसिकली क्या है, ब्रेस्ट बोन प्रोजेक्शन। अब ब्रेस्ट बोन कौन सी है, बेसिकली हमारे जो मिडल में ये बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो इसका ये जो पार्ट है यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी कि जो ब्रेस्ट की ये वाले जगह है ब्रेस्ट बोन की, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये प्रोजेक्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो ये बेसिकली मेन जो सिम्टम्स हैं रिकेट्स की वो हमने डिस्कस की। अब हम इसके आते हैं काजेस की तरफ। मेन काजेस वजूहात कौन सी हैं, 3 बेसिक वजूहात हैं रिकेट्स की। सबसे पहले नंबर पे देखा जाए जो सबसे
कॉमन जो बेसिकली रीजन होती है रिकेट्स की वो लैक ऑफ सनलाइट, यानी कि बेसिकली ऐसे एरियाज में ये प्रॉब्लम होता है जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो नहीं पड़ती, सन एक्सपोजर नहीं होता, और जिसकी वजह से विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता स्किन के अंदर। तो वो बेसिकली सबसे बड़ी रीजन ये है। अब विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस नहीं होता? अब जो बेसिकली स्किन होती है, स्किन के नीचे बेसिकली मेलानिन जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। मेलानिन पिगमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सनलाइट के साथ अट्रैक्ट होकर बेसिकली विटामिन डी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सनलाइट होगी नहीं तो जाहिर बात है वो विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी काज है। उसके बाद सेकंड जो उसकी वजूहत है कि अगर ऐसे एरियाज जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी है, वहाँ पे बच्चा जो है वो एग और फिशी ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं यूज़ करता, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की लैकनेस हो सकती है। और थर्ड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन रीज़न आजकल चल रही है, दैट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। यानी कि बच्चे जो है वो हमारे जो एशियन कंट्रीज है इनमें भी मोस्ट कॉमन अब होती जा रही है कि बच्चे जो है ना एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, जैसे कोक, 7 अप, इस तरह की चीजें, और उसकी वजह से बुरी तरह उनके अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी की जो है ना उससे विटामिन डी और कैल्शियम जो है ना बुरी तरह उसका लेवल ड्रॉप होता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रॉब्लम विद एब्जॉर्प्शन, अब कुछ वजूहत ऐसी भी हैं जिसकी वजह से विटामिन डी प्रॉपर तौर पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, बोन्स में जाएगा नहीं विटामिन डी और कैल्शियम। वो कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो सीलिक डिजीज है। सीलिक डिजीज कौन सी है? सीलिक डिजीज बेसिकली वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारा अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, वो बेसिकली हमारे ऊपर ही अटैक करता है, और जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, वो डैमेज हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सीलिक डिजीज कहलाता है। तो इसमें इसकी वजह से बेसिकली विटामिन डी और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी बच्चे को खुराक देते हैं तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, बेसिकली स्वेलिंग होती है, तो इसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस आती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये मूर्सी बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस, थिक म्यूकस होता है, स्टिकी म्यूकस होता है, वो बेसिकली जो ट्यूब्स होती हैं, खुराक की जो ट्यूब है, नाली है, उसमें जमा हो जाएंगी, या फिर जो लंग्स की जो छोटी छोटी सांस की नाली है वहाँ बेसिकली प्लाक बना देंगी। तो ये बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस कहलाएगा, और मोस्टली जो है ना ये लंग्स और बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखा जाए तो किडनी प्रॉब्लम। डेफिनेटली अगर किडनी में प्रॉब्लम होगा, गुर्दे में प्रॉपर गुर्दा काम नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और उसकी वजह से भी बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी। तो ये तो बेसिकली हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए एब्जॉर्प्शन के लिहाज से। अब अगर रिस्क फैक्टर्स को हम देखें कि इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, रिस्क फैक्टर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली रिस्क फैक्टर्स को। अब रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर जो है वो डार्क स्किन है। अगर किसी बच्चे की स्किन डार्क होगी तो उसमें क्या होगा कि जो पिगमेंट्स, मोर पिगमेंट्स, अगर उसके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट्स है वो ज्यादा होंगे, तो मेलानिन पिगमेंट्स के ज्यादा होने की वजह से जो स्किन के अंदर एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी प्रोड्यूस करने की विटामिन डी की। अब होता बेसिकली ये कि अब ये मेलानिन जो पिगमेंट्स हैं हमारी स्किन के अंदर है, और जैसे ही सूरज की रोशनी जो है इसके ऊपर पड़ती है तो ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जो कि विटामिन D3 कॉल कैल्सीफेरोल बनता है, और ये फिर हमारी बोन्स के अंदर जाके बोन्स में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है। और ये बेसिकली अब अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो पिगमेंट्स अगर ज़्यादा होंगे स्किन के अंदर तो उसकी वजह से जो बेसिकली एबिलिटी होगी वो कम होगी इसके अंदर, स्किन के अंदर प्रोड्यूस करने की विटामिन D3। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो मदर विद विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी कि ऐसी मदर
अगर वो प्रेगनेंसी में है और उसके अंदर विटामिन डी की कमी है तो डेफिनेटली वो भी आगे बच्चे में शफल कर जाएगी और उसकी जो बोन्स होंगी वो वीक होंगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जो रिस्क फैक्टर्स है, वो बेसिकली प्री मैच्योर बर्थ आता है। प्री मैच्योर बर्थ अगर जेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी का पीरियड है 7 मंथ तक अगर रहता है तो 7 मंथ या 8 मंथ में प्री मेच्योर बेबी अगर हो जाता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है रिकेट्स का। फिर उसके बाद कुछ एरियाज नॉर्दर्न लैटिट्यूड एरियाज हैं। नॉर्दर्न लैटिट्यूड एरियाज कौन से होते हैं? जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती। अब जब सन एक्सपोजर नहीं होगा तो डेफिनेटली विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी जो है ना रिकेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ एक और मेडिकेशन भी आ जाता है। ऐसी मेडिकेशंस फॉर एग्जांपल एंटी सीजर मेडिसिन, यानी कि जो जिनको झटके लगते हैं बच्चों को, अगर वो मेडिसिन उनको दी जाए तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है बोन्स के अंदर। और इसके अलावा HIV एड्स की अगर कोई मेडिसिन खा रहा है तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये बेसिकली रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अब लास्ट में हम आ जाते हैं बेसिकली प्रिवेंशन के ऊपर, यानी कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो ये है 10 to 15 मिनट सन एक्सपोजर। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग, बेसिकली जो सुबह वाली धूप होती है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान वाली, इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर पड़ के तो विटामिन डी बनाती हैं। तो ये जो अगर एक्सपोजर है सुबह 7 से लेकर 8 वाला, ये अगर हम 10 से 15 मिनट भी ले लेते हैं सन एक्सपोजर तो उससे बेसिकली ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है और बोन्स जो है स्ट्रांग भी हो सकती है। विटामिन डी उसमें पूरी मिकदार में हो सकता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास डाइट आ जाती है। डाइट में अगर हम देखें तो डाइट में एग हो गया, फिश हो गया, जैसे सैल्मन फिश होगी, फैटी फिश जिसको हम कहते हैं, तो ये चीज़ें अगर यूज़ करेंगे। इसके अलावा ब्रेड यूज़ करेंगे, सीरियल जो है ना, इसकी दलिया वगैरह बच्चों को देंगे और ऑरेंज जूसेस वगैरह देंगे। तो ये बेसिकली प्रिवेंटिव मेयर्स हैं जिसकी वजह से उनमें जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है जो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर लास्ट में अगर अवॉइड कराएंगे बच्चे को सॉफ्ट ड्रिंक से, यानी कि पेप्सी, कोक, 7 अप से, तो वो भी बेसिकली एक बड़ा सोर्स है जो बेसिकली विटामिन डी को कम करता है, कैल्शियम को कम करता है बोन्स के अंदर। तो ये सारी बेसिकली देखा जाए तो प्रिवेंटिव मेयर्स हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं या इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक नाजरीन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।